अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायोलॉजी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 का एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ये एक बाउंड्री है जो कि सेल के अंदर मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। एक सेल जिस जगह पर मौजूद होता है उसके बाहर जो इन्वायरमेंट होती है उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट बोलते हैं। एक्स्ट्रा मीन्स आउटसाइड एंड सेलुलर मीन्स सेल। तो एक सेल के बाहर मौजूद इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा सेलुलर और सेल के अंदर मौजूद इंट्रा सेलुलर। तो ये दरमियान में एक बैरियर का काम करती है कि सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट से सेपरेट किया जाए। तो इसकी डेफिनेशन देख लें। ये एक थिन यानी कि बारीक बारीक है जी, फ्लेक्सिबल लचकदार एंड सेमी परमिएबल बैरियर। ये एक बैरियर है दैट सराउंड्स द सेल, जो कि सेल को सराउंड करता है एंड सेपरेट्स द इंटरनल कंटेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और सेल के अंदर मौजूद जो कंटेंट होते हैं उसको एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है डियर स्टूडेंट्स। तो ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन। अब इसकी एक प्रॉपर्टी कि इट इज प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये तमाम के तमाम यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में मौजूद होता है। प्रोकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म भी जिनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है और यूकैरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस मौजूद होता है डियर स्टूडेंट्स। अब मूव करते हैं जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरफ। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में आप लोगों को तीन मेजर चीजें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट वन इज फॉस्फोलिपिड्स, सेकंड वन प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, इनको आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। ये मैंने यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जनरल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है डियर स्टूडेंट्स। अब ये जो आप लोगों को ब्लू कलर में स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं ये सारे के सारे फॉस्फोलिपिड्स कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स। ऊपर वाली साइड पर भी फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है, नीचे वाली साइड पर भी फॉस्फोलिपिड की एक लेयर है। तो एक लेयर ये, एक लेयर ये, तो ओवरऑल इसको हम लोग फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का नाम देते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में प्रोटीन्स कुछ एम्बेडेड होती हैं, यहाँ पर दरमियान में धंसी हुई होती हैं। तो ये आ गए जी प्रोटीन्स, यहाँ पर फॉस्फोलिपिड हो गए प्रोटीन, और थर्ड नंबर के ऊपर यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ये देखने को मिलता है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में। कुछ और स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, उसको समझने में मदद प्रोवाइड करता है। और ये कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया? दो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं जी, सिंगर एंड निकलसन। इन्होंने 1972 में ये कॉन्सेप्ट दिया। इनके मुताबिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। लिपिड बाइलेयर अभी अभी हमने डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स के फॉस्फोलिपिड्स की दो लेयर्स होती हैं, एक ये ऊपर लेयर है, एक ये नीचे लेयर है। तो ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर हो गई। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अकॉर्डिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर पर मुश्तमिल है और इसके दरमियान में प्रोटीन्स मौजूद हुआ करती हैं एम्बेडेड फॉर्म में। ए कलेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स फ्लोट, ये तैर रही होती हैं विद इन द लिपिड बाइलेयर। इस लिपिड बाइलेयर के अंदर ये तैर रही होती हैं, इसीलिए इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का नाम देते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है जी? दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द डायनामिक नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डायनामिक नेचर, उसकी फ्लूइड नेचर, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की नेचर, इसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हुआ आप लोगों के पास। अब हमने बात की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में तीन मेजर कंपोनेंट्स होंगे, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड देन कोलेस्ट्रॉल। अब इनके डिटेल को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। फॉस्फोलिपिड को समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दो पोर्शन हैं, एक ये हेड रीजन और एक ये टेल रीजन। हेड रीजन क्या है जी? ये फॉस्फेट एंड कहलाता है, और ये जो टेल रीजन है इसको फैटी एसिड चेन्स का नाम देते हैं। दो चेन्स आप लोगों को देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, तो ये फैटी एसिड चेन्स हैं और ओवरऑल ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है। अब फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है, इसमें हेड रीजन है, इसमें टेल रीजन है। तो हेड रीजन फॉस्फेट एंड कहलाता है, टेल रीजन फैटी एसिड चेन से मिलकर बना होता है। फॉस्फेट एंड जो है इसको आप लोग हेड का नाम देते हैं, और ये हेड वाटर लविंग होता है, मतलब कि जब इसको वाटर के साथ कांटेक्ट में लाया जाए तो ये वाटर के साथ अट्रैक्शन शो करता है, वाटर को रिपेल नहीं करता। हेड रीजन के बारे में आप याद रखेंगे कि ये वाटर लविंग है, और टेल रीजन जो है ये वाटर फियरिंग है, ये वाटर को रिपेल करता है, अपने से दूर भगाता है। तो हेड रीजन
हाइड्रोफिलिक हुआ, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फिलिक मीन्स लवर, तो ये वाटर का लवर हुआ, मीन के वाटर को अट्रैक्ट करता है, उसको रिपेल नहीं करता। तो हेड हाइड्रोफिलिक और टेल हाइड्रोफोबिक हो गई आपके पास। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। अगर ये पॉइंट आपको समझ आ गई है तो नेक्स्ट भी आप लोग सीखेंगे। ओरिएंटेशन का मतलब हुआ कि फॉस्फोलिपिड किसी जगह पर जब अरेंज होते हैं तो किस तरह से अरेंज होते हैं। अब ये देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने 4 मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड के यहाँ पर शो किए हैं, मॉलिक्यूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ये इनके हेड रीजन है और ये टेल रीजन है। हेड रीजन हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग और टेल रीजन ये हाइड्रोफोबिक है। ये ब्रेन बनाने के दौरान जब ये अरेंज होते हैं तो हेड रीजन आउटवर्ड डायरेक्शन में अरेंज होगा और टेल रीजन ये इनवर्ड डायरेक्शन में अरेंज होगी। दोबारा से मैं आप लोगों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाता हूं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये फॉस्फोलिपिड का हेड रीजन बाहर वाली साइड के ऊपर मौजूद है और इनकी टेल्स ये अंदर वाली साइड के ऊपर मौजूद है। अब इसकी रीजन आप लोग दे सकते हैं कि ऐसा क्यों है। बाहर मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में क्या चीजें मौजूद होती हैं जी, वाटर और डिजोल्व सब्सटेंसेस मौजूद होते हैं यहाँ पर। अब वाटर इस हेड के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रहा करता है, ये हेड ऑलरेडी वाटर लवर्स हैं, ये वाटर को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसके उल्टी हमने यहाँ पर अरेंजमेंट की होती कि हेड को अंदर वाली साइड पर रखते और टेल्स को आउटसाइड की तरफ करते हैं तो टेल्स ने कांटेक्ट में आ जाना था वाटर के साथ, और टेल आप लोग जानते हैं ये वाटर के साथ कांटेक्ट में आना पसंद नहीं करती, ये उनको रिपेल करती हैं। तो इस वजह से फॉस्फोलिपिड के हेड आउटवर्ड रहते हैं क्योंकि उन्होंने वाटर के साथ कांटेक्ट में रहना होता है, और टेल्स ये इनवर्ड रहा करती हैं। डियर स्टूडेंट्स, लोगों ने सीखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स की ओरिएंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये पॉइंट आपने सीखा कि हाइड्रोफिलिक हेड आउटसाइड की तरफ और हाइड्रोफोबिक टेल्स इनवर्ड की तरफ ओरिएंट करती हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं जी कोलेस्ट्रॉल की तरफ। दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोलेस्ट्रॉल। इट इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। ये बड़ा अहम पॉइंट है, एमसीक्यूज है, एंट्री टेस्ट में बोर्ड में ये पूछा जाता है कि कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ये यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होते हैं या प्रोकैरियोटिक सेल में, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि कोलेस्ट्रॉल किस सेल में मौजूद नहीं होगा, तो आप लोग कहेंगे कि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल की मेम्ब्रेन में मौजूद नहीं होता। तो दो तरह से ये एमसीक्यूज आ सकता है। कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स आर वेज्ड इनटू फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर ये अटैच होते हैं उसके साथ। फंक्शंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, आखिर क्यों ये मौजूद है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर? तो बड़ी सिंपल सी वजह है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर हम लोगों ने कहा था फ्लेक्सिबल है, ये फ्लूइड लाइक नेचर है इसकी। तो उस फ्लूइड लाइक नेचर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। मेंटेन फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन रखने के लिए वहां पर कोलेस्ट्रॉल मौजूद होते हैं। तो ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ गया कि कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या है, टू मेंटेन फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल को हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया। थर्ड कंपोनेंट था प्रोटीन्स। प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद होती हैं जी। सम प्रोटीन्स फ्लोट इन लिपिड बाइलेयर। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि लिपिड बाइलेयर के अंदर फ्लोट कर रही होती हैं। ये यहाँ पर एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं। तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी हुई जो कि लिपिड बाइलेयर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फ्लोट करती हैं। सम प्रोटीन्स एडहियर टू लिपिड बाइलेयर। इस लिपिड बाइलेयर के साथ कुछ जुड़ी हुई फॉर्म में मौजूद होती हैं और कुछ उसके अंदर एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद होती हैं, यहाँ पर ये फ्लोट कर रही होती हैं। तो प्रोटीन्स की पोजीशनिंग की बात कर ली जाए कि प्रोटीन किस जगह के ऊपर मौजूद होती है, तो ये डिपेंड करता है कि उस सेल की फंक्शनिंग क्या है। पोजीशनिंग ऑफ प्रोटीन्स इज रिलेटेड टू फंक्शनिंग ऑफ सेल्स। जिस सेल की जिस तरह की फंक्शनिंग होगी, प्रोटीन्स उसमें रिस्पेक्टिवली उस सेल के फंक्शन के अकॉर्डिंग पोजीशन की गई होती हैं। अब प्रोटीन का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर फंक्शन क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये अलहदा से आपके पास एक वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप बताएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का रोल क्या है, ये क्यों मौजूद है वहां पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। प्रोटीन्स सब्सटेंसेस की ट्रांसपोर्ट का बायस बनती हैं। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना। लेट्स से डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास एक सेल है और ये उसके एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट में मौजूद सब्सटेंसेस हैं डियर स्टूडेंट। अब इन सब्सटेंसेस को सेल ने अपने अंदर लेकर जाना है, तो सेल की मेम्ब्रेन में ऐसी प्रोटीन्स होती हैं
चैनल प्रोटीन्स होती हैं जो कि इस सब्सटेंस को इजीली अपने अंदर से मूव करवा लेती हैं और चीज़ सेल के अंदर आ जाती है। दूसरा केस के सेल के अंदर वो चीज़ पहले से ही ज़्यादा मिकदार में मौजूद थी और सेल चाहता है कि उसको मज़ीद अपने अंदर लेकर आया जाए, तो ऐसी कंडीशन में सेल एनर्जी प्रोवाइड करता है और यहाँ पर ख़ास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो कि उन सब्सटेंसेस को एक्टिवली सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट करवा देती हैं उन सब्सटेंसेस की। तो वो प्रोटीन्स जो कि एटीपी को यूज़ करती हैं, एनर्जी को यूज़ करती हैं और सब्सटेंसेस को अपने अंदर से पास होने का मौका देती हैं, उनको एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स कहा जाता है। तो पहली थी जी चैनल प्रोटीन्स और दूसरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। तो इस तरह से ये जो प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये सेल में ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस का रोल प्ले करती हैं। दूसरा फंक्शन आ गया जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद प्रोटीन्स का, कि आप लोग जानते हैं कि एक सेल के अंदर साइटोस्केलेटन मौजूद होता है डियर स्टूडेंट्स। साइटोस्केलेटन, साइटो मीन्स सेल, स्केलेटन मीन्स ढांचा। तो एक सेल का जो ढांचा होता है माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, फिलामेंट्स होते हैं यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स। तो ये लेट से साइटोस्केलेटन है और ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। अब जरूरत इस बात की है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन को आपस में जोड़ कर रखा जाए। तो कुछ ऐसी प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद होती हैं जो ये काम परफॉर्म करती हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन को आपस में जोड़ के रखती हैं। तो ये प्रोटीन्स का एक और फंक्शन हो गया कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोस्केलेटन को आपस में जोड़ कर रखती हैं। थर्ड फंक्शन की बात कर लें तो प्रोटीन्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। हमारे जिस्म में डियर स्टूडेंट्स दो तरह के सेल्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे सेल जो कि जिस्म का हिस्सा हैं और कुछ ऐसे सेल जो कि फॉरेन मटेरियल्स हैं, बाद में हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं। तो सेल्स के ऊपर क्या होता है कि सेल्स के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क्स लगे होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि कौन सा सेल हमारी बॉडी का है और कौन सा सेल फॉरेन मटेरियल है डियर स्टूडेंट। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क सेल के लिए वो चीज़ होगी जिससे हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल सके कि आया ये सेल हमारी बॉडी से बिलोंग करता है या ये फॉरेन मटेरियल है डियर स्टूडेंट। तो प्रोटीन्स इन आइडेंटिफिकेशन मार्क्स के तौर के ऊपर भी बिहेव करती हैं। किस तरह से जी, ये हमारे पास ग्लूकोज है, इनके साथ जब प्रोटीन्स मिलती हैं तो हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब कि शुगर भी मौजूद है यहाँ पर, ग्लूकोज और प्रोटीन्स ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ मिले और एक ऐसा मॉलिक्यूल बने जिसमें उसके दोनों कंपोनेंट्स मौजूद हैं तो वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहलाता है। तो प्रोटीन्स जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है ये ग्लूकोज के साथ मिलती हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनती हैं हमारे पास। इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद कुछ लिपिड्स वो इस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स बनते हैं हमारे पास। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गए, ये दोनों के दोनों कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। ये आइडेंटिफिकेशन मार्क जो सेल के ऊपर मौजूद हैं ये ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड्स हुआ करते हैं डियर स्टूडेंट। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड ये सेल के ऊपर आइडेंटिफिकेशन मार्क यानी कि वो चीज़ें जिससे एक सेल की पहचान होनी है उसको बनाने में रोल परफॉर्म कर रही होती हैं। तो आइडेंटिफिकेशन मार्क में प्रोटीन ने किस तरह से हिस्सा लिया कि ग्लाइकोप्रोटीन बनी और ग्लाइकोप्रोटीन आर आइडेंटिफिकेशन मार्क। हमारी बॉडी को पता चलेगा कि यहाँ पर ये मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं तो ये हमारी बॉडी का ही हिस्सा है सेल्स। फोर्थ फंक्शन आ गया यहाँ पर रिसेप्टर प्रोटीन्स। रिसेप्टर प्रोटीन्स ऐसी प्रोटीन्स होंगी जो एक सेल के ऊपर लगी हुई होंगी और अगर कोई मैसेंजर मॉलिक्यूल आता है तो वो आकर इनके साथ बाइंड कर सकता है। अब मैसेंजर मॉलिक्यूल क्या होगा जी, कोई हार्मोन लेट से हमारी बॉडी ने रिलीज किया है, हार्मोन जब सेल तक पहुंचेगा तो सेल के ऊपर मौजूद होंगे जी रिसेप्टर्स, वो रिसेप्टर्स के साथ आकर बाइंड करेगा, जो इंफॉर्मेशन है वो सेल के अंदर मूव करेगी, न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगी। तो ये एक जनरलाइज्ड व्यू है कि किस तरह एक हार्मोन आता है और रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और देन हमारे सेल तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है डियर स्टूडेंट्स। फिफ्थ फंक्शन की बात कर ली जाए तो कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि एंजाइमेटिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं। एक एंजाइम का काम क्या होता है जी कि अगर एक रिएक्शन हो रहा है, ए से प्रोडक्ट बी बन रही है, तो उस एंजाइम ने ये रिएक्शन लेट से अगर कि एक दिन में हो रहा था तो उस एंजाइम ने इस रिएक्शन को स्पीड अप करवाना है और लेट से उसे 5 मिनट में मुकम्मल करवाना है। तो एक एंजाइम किसी रिएक्शन को स्पीड अप करवा देता है, उसको कैटालाइज करवा देता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स होंगी वो भी रिएक्शंस को कैटालाइज करवाने की काबिल होती हैं। तो लेट्स से कि ये एक सेल है और एक यहाँ पर एंजाइमेटिक प्रोटीन मौजूद है, इसका फंक्शन क्या होगा, इट कैटालाइजेस एक्टिविटीज ऑफ सेल और रिएक्शंस ऑफ सेल। ये थे प्रोटीन्स के 5 फंक्शन में पहला फंक्शन था ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस,
दूसरा था अटैचमेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तीसरा आइडेंटिफिकेशन मार्क, चौथा रिसेप्टर प्रोटीन्स एंड पांचवा इंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आ गया जी यहाँ पर, ग्लाइकोकैलिक्स ये क्या चीज होती है। अभी अभी हम लोगों ने ये बात की कि जब प्रोटीन्स ग्लूकोज के साथ मिलती हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनते हैं, लिपिड ग्लूकोज के साथ मिला तो ग्लाइकोलिपिड। अब ये ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं इनको मजमूई तौर के ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देते हैं। एक सेल के अंदर ग्लाइकोकैलिक्स क्या चीज होगी जी, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होंगे उनको ग्लाइकोकैलिक्स का नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स। इनका फंक्शन क्या है, इनका फायदा क्या है, सेम वही फंक्शन डियर स्टूडेंट्स जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि ये एक सेल की शनाख्त के लिए यूज होते हैं। जैसे आईडी कार्ड होता है, लेट्स आप सपोज कर लें कि ये एक सेल का आईडी कार्ड है, आइडेंटिटी कार्ड है, आइडेंटिटी मार्क है, इससे सेल की आइडेंटिटी मालूम होती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स क्या चीज हुई, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के मॉलिक्यूल्स को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं और इनका फंक्शन ये है कि इन्होंने एक सेल की आइडेंटिटी करवानी है। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्लस ग्लाइकोलिपिड्स आर कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। दे वेरी स्पीशी टू स्पीशी, स्पीशी से स्पीशी में ये वेरी करते हैं। एक स्पीशी में और तरह का ग्लाइकोकैलिक्स होगा, दूसरी स्पीशी के सेल्स में और तरह का ग्लाइकोकैलिक्स होगा। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एक आदमी से दूसरे आदमी का जब ग्लाइकोकैलिक्स कंपेयर करें तो वो भी डिफरेंट होगा। एक तरह के सेल का दूसरे तरह के सेल के साथ कंपैरिजन कर लें तो वो भी डिफरेंट होगा डियर स्टूडेंट। तो ग्लाइकोकैलिक्स आपके पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस किया, उसकी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था। देन हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल इनको अलग-अलग से डिटेल में डिस्कस किया। ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, तो इनको हम लोगों ने अलग-अलग से डिस्कस किया। देन हम लोगों ने प्रोटीन्स डिस्कस की, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन या एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। एंड लास्ट पर हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ग्लाइकोकैलिक्स, इसको डिटेल से डिस्कस किया। आई होप सो कि आपको आज के लेक्चर के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।